हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था संबंध क्या होता है और हमने दो प्रकार की बात की थी। एक हमारा था रिक्त संबंध एम्प्टी रिलेशन और दूसरा हमारा था सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज हम बात करेंगे और संबंधों के बारे में, जैसे कि हम आज बात करेंगे तत्समक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और हम बात करेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐसा संबंध जो स्वातुल्य हो, जो सम्मित हो और जो संक्रामक हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बारी बारी से संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्समक संबंध की, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। हमने यहाँ जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन देखिए। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है ए। हाँ, आपके पास एक समुच्चय ए है। कह रहा है एक संबंध आर इस प्रकार सेट ए में परिभाषित है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध हम कहेंगे स्वयं एवं केवल स्वयं से होना चाहिए। जो प्रत्येक अवयव है, कुछ भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान दे रहा है यहाँ पर। प्रत्येक अवयव का संबंध, किसका प्रत्येक अवयव? जो समुच्चय आपने लिया है ए, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं और केवल स्वयं से होना चाहिए और किसी से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसी को हम ऐसे दिखाएंगे। इस बात को अगर हम मैथ की भाषा में लिखें तो लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर ए कॉमा ए, एक संबंध ए कॉमा ए, जहाँ पे जो ए है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? जो सेट आपको दिया हुआ है ए उसमें बिलोंग करना चाहिए। इसी को आप चाहे तो अथवा करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ए रिलेट टू ए, हम फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम एक एग्जाम्पल आपको दें इसको समझाने के लिए, हमने एक सेट लिया ए, उसमें हमने 3 अवयव लिए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने पहला संबंध आपके लिए लिखा है। देखते हैं ये संबंध तत्समक संबंध होगा या नहीं होगा। तो देखिए इस संबंध में क्या कहा गया, 1,1 2,2 3,3। बताइए सेट ए में कितने अवयव थे? 3, मतलब 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये तीनों अवयवों का संबंध किसी न किसी के साथ है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये संतुष्ट हुई कि जो प्रत्येक अवयव है उसका संबंध है। पहले तो ये होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए किसी न किसी से। अब देखते हैं इसका स्वयं में केवल स्वयं में संबंध है या और किसी के साथ भी संबंध है। तो आप यहाँ देखें, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बिल्कुल यहाँ पे तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हम कहेंगे संतुष्ट हो रही हैं कि प्रत्येक अवयव का संबंध है। अवयव कितने हैं? 3, 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 3 अवयव थे यहाँ पर और तीनों का संबंध यहाँ पर है किसी न किसी से। फिर हमने जब और देखा कि 1 का संबंध किससे है? 1 से। 2 का किससे है? 2 से। 3 का किससे है? 3 से। इसका मतलब स्वयं और केवल स्वयं से संबंध है। इसका मतलब ये क्या है? तत्समक संबंध है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये बराबर होगा आई ए के, मतलब तत्समक संबंध के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम बात करेंगे संबंध 2 की। हमारे पास यहाँ पर एक संबंध दिया है R2। R2 संबंध में हम ये बात करेंगे कि ये तत्समक होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको जरा समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। पहले तो हमारा ये कंडीशन जो है यहाँ पर, ये जो शर्त है, ये पहली बात तो पूर्ण होनी चाहिए कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, कोई भी अवयव यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 तो गायब है यहाँ पे। तो हम कहेंगे इसमें पहले ही कंडीशन क्या हो गई? पहली ही कंडीशन इसमें असंतुष्ट हो गई कि इसमें प्रत्येक अवयव का संबंध नहीं, केवल 2 ही अवयव हैं उनका संबंध है। आप इसको समझना चाहें मैपिंग से तो इसको समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ही सेट आपको दिया हुआ है। जब आपके पास एक ही सेट है तो आपको एक रॉ से आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे ए लिया। बताइए ए में कितने हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। तो देखो यहाँ पे 1 2 3। तो अगर मैं बात करूं इस वाले R2 वाले संबंध की, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 का संबंध 1 से है,
दो का संबंध दो से है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्वयं और केवल स्वयं से है, लेकिन बताइए जो तीसरा बैठा है इसका किसी के साथ संबंध नहीं है। और यहाँ पर हमने परिभाषा में लिखा है कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। इस वजह से ये जो हम बात करेंगे, ये जो संबंध आपको दिया गया है ये तत्समक संबंध नहीं हो सकता, तो हम इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू IA। ये तत्समक संबंध नहीं है। रीजन आप क्या देंगे, इसमें कारण आप दे दीजिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जो 3,3 है वो हम कहेंगे R2 में नहीं है, 3,3 R2 में नहीं है। आइए हम बात करेंगे तीसरे रिलेशन की तरफ। तीसरा रिलेशन हमारा क्या है, पहली बात तो हम ये चेक करेंगे कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें 3 अवयव हैं। अब तीनों अवयव होने चाहिए, जैसे कि 1 है 2, यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है 1 है, 2 है, 3 है। तो पहली शर्त जो है वो पूर्ण है कि हम कहेंगे कि 1 है, 1 2 भी है 3 भी है, मतलब इसका भी किसी न किसी के साथ संबंध है, 2 का भी है 3 का भी है। 1 का संबंध 1 से, यहाँ मैं लिख दिया 1 का संबंध 2 से, तो देखो 1 का संबंध किससे है, 2 से है, और फिर 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। यहाँ पर एक काम गड़बड़ हो रहा है, वो ये कि स्वयं से भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का 1 से भी है, 1 का 2 से भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि ये भी तत्समक संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वयं का केवल स्वयं से यहाँ पे संबंध नहीं है। 1 का संबंध 1 से ही होना चाहिए था, लेकिन 1 का 1 से भी है, साथ में 1 का 2 से भी संबंध है, तो ये एक तत्समक संबंध नहीं होगा। हमारा जो पहला वाला संबंध था वो क्या, आप उसको देखें, हम उसको यहाँ मैप बना दे रहे हैं। A से A में इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। देखिए 1 का संबंध 1 से, ठीक है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। आप देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का संबंध है और प्रत्येक का केवल स्वयं से ही संबंध है, केवल और केवल स्वयं से, केवल और केवल स्वयं से संबंध है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को कहते हैं तत्समक संबंध। तो मैं आशा करता हूं आपको ये संबंध समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे संबंध की ओर। तो यहाँ पर दूसरे संबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए हमारा दूसरा संबंध हमने लिया है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइए हम इसकी परिभाषा देखें पहले। माना A एक समुच्चय है, हमारे पास यहाँ पे सेट दिया हुआ है A, एक संबंध R समुच्चय A में इस प्रकार परिभाषित है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई संबंध समुच्चय A में परिभाषित है, इसका मतलब वो A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए, है कि नहीं। ये बात अंडरस्टूड हो जानी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात पर मेंशन किया था, इस बात को समझाया था। समुच्चय A में इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा गया है, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। यहाँ पे भी बात वही है लगभग, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं एवं केवल स्वयं से होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है केवल, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव, यहाँ भी प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो और किसी से होगा कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं से तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है केवल स्वयं से होना चाहिए और किसी से नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, इसको ये व्यक्त करने का तरीका है। यहाँ पे आप देखें, ये भी आप समझिए, मैंने कहा A का संबंध A से है और यहाँ पर A बिलोंग टू सेट A, और अथवा आप ऐसा कर सकते हैं A, A बिलोंग टू रिलेशन, और यहाँ पे ये कह सकते हैं A किस में बिलोंग करेगा, हम कहेंगे सेट A में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं। और आप कोई भी संबंध लिखते हैं उसमें लिखते हैं A R B, A का संबंध B से है, तो हम जब भी हमें रिफ्लेक्सिव
रिलेशन पता करना होगा तो हम क्या पुट करेंगे, बी के स्थान पर हम ए पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बात मेरी नोट करिएगा, अभी आगे आने वाले सवालों में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी संबंध है ए रिलेट टू बी, ए का संबंध बी से है, अगर हम बात करें बी के स्थान पे ए रख दें और वो संबंध क्या हो, वो संबंध बिल्कुल संतुष्ट करे, तो हम कहेंगे वो स्वातुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अभी मैंने आपसे बात की कि इसका उदाहरण पहले आप देखिए, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। मैंने कहा स्वयं से हो, अदर किसी से भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 अवयव हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट के तरीके से आपको बना के सिखाऊं, देखिए हमारे पास 3 अवयव यहाँ पे हैं। 1 का 1 से संबंध है, 1 का 1 से, 1 का 2 से है, आप यहाँ देखिए 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से है। अगर हम बात करें कि जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो देखिए जरा, प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। तो अवयव कितने हैं, 3 अवयव हैं। देखिए 1 का भी है संबंध, 2 का भी है, 3 का भी है। तो पहली शर्त ये पूर्ण हो गई, और प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए। इसका मतलब अगर 1 की हम बात कर रहे हैं तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 का 2 से होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 का 3 से होना चाहिए, बिल्कुल है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं कि 1 का 2 से भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से है, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से है। किसी का संबंध 2 से भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसको स्वातुल्य संबंध कहेंगे। अगर हम इस संबंध की बात करें तो ये क्या है, स्वातुल्य संबंध है। तो यहां पे हम लिखेंगे R1 स्वातुल्य संबंध है। लेकिन हमें एक बात बताइए, ये जो R1, ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या ये तत्समक होगा, क्या ये तत्समक होगा? नहीं, तत्समक नहीं होगा। इसका कारण आप जान रहे हैं कि तत्समक में एक कंडीशन है कि संबंध स्वयं से होना चाहिए और केवल स्वयं से होना चाहिए, और किसी से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1 का 2 से भी हो रहा है, इस वजह से R1 स्वातुल्य संबंध होगा, लेकिन हम कहेंगे ये तत्समक नहीं। तो लिख देंगे तत्समक नहीं, तत्समक नहीं। ठीक है, अब आइए हम ये दूसरा जो हमने संबंध लिया है उसको देखते हैं कि आखिर ये संबंध स्वातुल्य है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो संबंध दिया गया है उसको आप यहाँ देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब दूसरे के लिए बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सेट ए है, A क्रॉस A हम निकालेंगे तो 1 2 3। देखिए यहाँ पे जो संबंध है हमारा वो क्या है, 1 का 1 से है, देखिए 2 का 2 से है, 3 का 3 से, ये हमें एक संबंध दिया गया है। अब हमें एक चीज बताइए, इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल प्रत्येक अवयव का संबंध है किसी न किसी से, स्वयं से होना चाहिए, ये भी कह रहा है साथ में। तो 1 का 1 से है मतलब स्वयं से है, 2 का 2 से है मतलब स्वयं से, 3 का 3 से मतलब स्वयं से है, बिल्कुल कंडीशन पूर्ण है यहाँ पर। तो हम कहेंगे ये जो संबंध दिया गया है ये स्वातुल्य संबंध है। लेकिन अगर हम बात करें तत्समक की, तो क्या ये तत्समक है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ये तत्समक है, क्योंकि इसमें स्वयं का संबंध केवल स्वयं से ही है ना। तो आप यहाँ देखिए 1 का संबंध 1 से ना कि किसी और से, 2 का संबंध 2 से ना कि और किसी से, 3 का 3 से है ना कि और किसी से। तो यहाँ पर ये जो संबंध है हम कहेंगे R2 हम कहेंगे स्वातुल्य व तत्समक दोनों है। आई बात समझ में? दोनों है, दोनों संबंध है ये जो हमारा R2 है। आई बात समझ में? तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं एक लाइन, अगर हम इन दोनों चीज़ों से कह सकते हैं कि अगर कोई भी अगर हम कहते हैं कोई भी संबंध तत्समक है, कोई भी संबंध तत्समक है तो वो स्वातुल्य होगा, और कोई भी संबंध अगर स्वातुल्य है तो तत्समक होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं।
अभी तक हम लोगों ने दो संबंध के बारे में चर्चा की। एक तो था हमारा तत्समक संबंध और दूसरा क्या था, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध अगर नहीं है तो तत्समक कभी नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन अगर तत्समक संबंध है तो स्वातुल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे आप ये नोट आप याद रखेंगे, और नोट मैंने लिखवाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, प्रत्येक तत्समक संबंध स्वातुल्य होगा परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। हमारे पास दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन सा संबंध स्वातुल्य है और कौन सा संबंध स्वातुल्य नहीं है। तो अगर हम स्वातुल्य की बात करते हैं तो उसका तरीका, कोई भी सवाल अगर आप करते हैं और आप पहचान करना चाहते हैं कि स्वातुल्य है कि नहीं है, उसका तरीका पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पास कोई संबंध है ए से बी में, इस प्रकार परिभाषित है कोई भी संबंध, तो अगर ये संबंध ए कॉमा बी के लिए परिभाषित है तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है तो हमें बस क्या पुट कर देना है, हमें पुट कर देना है बी के स्थान पर ए, और जब हम बी के स्थान पे ए पुट करेंगे तो ये ए आर ए ये बन जाएगा। तो अगर ए आर बी ये संबंध परिभाषित है तो ये भी संबंध परिभाषित होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये होगा स्वातुल्य, अन्यथा ये स्वातुल्य नहीं होगा। ये तरीका आप याद रखेंगे। अब हम आइए कुछ सवाल करते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा तरीका आप याद रखेंगे। हमारे पास एक सवाल है, सवाल को मैं पढ़ के बताता हूँ। ये एक रेखा है L1, एक रेखा है L2, रेखा L1 L2 से संबंधित है इस प्रकार की L1 लंबवत है L2 के। इसका मतलब अगर हम एक रेखा बनाएं, ये हमारी एक रेखा है L1 तो दूसरी एक रेखा है इस प्रकार L2 और दोनों ये परस्पर लंबवत है, ये इनमें संबंध हमें दिया गया है। अब हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है। साथ ही हमें ये लिखा गया है कि फॉर ऑल, प्रत्येक जगह L1 L2 बिलोंग टू कैपिटल L, और जो कैपिटल L है ये रेखाओं का समुच्चय। कई सारी रेखाएं हैं, रेखाओं का एक सेट है, उसमें से हमने दो रेखाएं ली हैं और दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे से लंबवत हैं, ये उनमें एक संबंध दिया गया है। हमें पता करना है कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो क्या ये स्वातुल्य है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमारे पास एक संबंध है L1 का L2 के साथ, वो संबंध आप यहाँ देख सकते हैं, वो संबंध हमें दिया गया है L1 लंबवत है L2 से, ये हमें संबंध दिया गया है। अगर मुझे ये पता करना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है तो बताइए, A के स्थान पे L1, B के स्थान पे L2 है, तो हम तरीका क्या अपनाते हैं, B के स्थान पे A रख देते हैं। B के स्थान पे A का मतलब L2 के बराबर हम L1 रख देंगे। तो हम यहाँ पुट क्या करेंगे, बोलिए, L2 के बराबर L1, तो ये मिल जाएगा L1 और L1। तो आइए हम इसमें भी पुट करके देखते हैं। L1 लंबवत L1, हमने पुट क्या किया, L2 बराबर L1 मतलब B बराबर A पुट किया। अगर ये एक संबंध है तो अगर ये भी एक संबंध होगा, अगर एक संबंध होगा तो हम कहेंगे कि ये स्वातुल्य है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम ये चेक करेंगे क्या ये एक संबंध है। तो यहाँ पे आप देखिए L1 का L1 से संबंध क्या है कि L1 लंबवत है L1 की। इसका मतलब क्या हुआ, एक रेखा L1 है तो क्या ये खुद के लंबवत हो सकती है कभी, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर कोई एक रेखा है, हमने यही सेम रेखा ऐसे एक और ले ली, क्या ये खुद के लंबवत कभी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे ये सत्य नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यह संबंध स्वातुल्य नहीं है, यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। आई बात समझ में। यहाँ पर अगर कोई संबंध स्वातुल्य नहीं होगा तो तत्समक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो हम कहीं कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। इसका मतलब उसका स्वयं के साथ संबंध नहीं हो सकता, और यदि स्वयं के साथ संबंध नहीं है तो हम कहेंगे वो स्वातुल्य भी नहीं है। आइए हम एक सवाल और देखते हैं। हमें स्वातुल्य की इसमें भी जांच करनी है। तो हमें क्या दिया गया है, एक x एक y है और हमें बता दिया गया है कि x y प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करते हैं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। तो x और y प्राकृतिक संख्या है, उसमें जो संबंध दिया गया है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि x बड़ा है y से।
तो हमें पता करना है कि ये स्वातुल्य होगा कि नहीं होगा। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे y, इनमें जो संबंध दिया गया है वो आप देखें क्या दिया गया है, x बड़ा है y से। अब अगर मुझे पता करना है, ये एक संबंध हमें दिया गया है, अगर हमें पता करना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है तो इसमें हम पुट क्या करेंगे, b बराबर a, मतलब y के स्थान पे x पुट करेंगे। तो y बराबर x पुट करेंगे और देखिए क्या मिलेगा, x r x, तो जहां y है वहां पे आप क्या कर देंगे, x कर देंगे। क्या ये संबंध बिल्कुल सही है? क्या ये संबंध बिल्कुल सही है? आप बताएं। यहाँ पर अगर मैं कहता हूं वन बड़ा है, या हम कहें प्राकृतिक संख्या, हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूं 2 बड़ा है 1 से, ये बिल्कुल सही कथन है। लेकिन बताइए हम कहते हैं कि 1 बड़ा है 1 से, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, कोई भी प्राकृतिक संख्या खुद से बड़ी नहीं हो सकती, खुद के बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो हम कहेंगे ये संबंध नहीं होगा, तो हम कहेंगे यह संबंध स्वातुल्य नहीं है, यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य का पता करने का एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। ये तरीका आप सभी सवालों में अप्लाई करिए, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस परिभाषा मैंने आपको जो सिखाई है, परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आप ये तरीका अपनाएं कि आप वहाँ पे b के बराबर a को पुट कर दें। यदि a से b में कोई संबंध है, b बराबर हम a पुट करेंगे, वो भी संबंध सही होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, इसमें मैं एक छोटा काम कर देता हूं तो ये सवाल स्वातुल्य हो जाएगा। बताइए मैं क्या कर दूं, मैं यहां पर अगर इक्वल का चिन्ह लगा दूं, इक्वल का चिन्ह लगा दूं, तो ये जो संबंध हमें दिया गया है ये संबंध सही हो जाएगा और हम कहेंगे ये स्वातुल्य हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह संबंध स्वातुल्य है। कब? जब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, बराबर लगा दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 को 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर यहाँ मैंने बराबर लगा दिया तो ये क्या बन गया, हमारा स्वातुल्य संबंध बन गया। आई बात समझ में? तो एक सवाल आप इसको भी उसी में ऐड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अगले संबंध की तरफ और वो हमारा है सम्मित संबंध। आइए हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है A और हम बात करें उसमें एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि यदि हम कहेंगे उस समुच्चय में हम कोई भी 2 एलिमेंट 2 अवयव लें, तो यदि A मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय A है कैपिटल A और उसमें से हमने 2 अवयव लिए हैं स्मॉल a स्मॉल b। यदि हम स्मॉल a का संबंध स्मॉल b से देखते हैं, यदि हम कहें स्मॉल a का संबंध स्मॉल b से है तो हम कहेंगे स्मॉल b का संबंध स्मॉल a से होना चाहिए। परिभाषा देखिए ये लिखा हुआ है, माना A एक समुच्चय है, एक संबंध कैपिटल R, समुच्चय A में हम कहेंगे एक सम्मित संबंध कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यदि A का संबंध B से हो तो B का संबंध A से होना चाहिए, ये शर्त है। और यहाँ पर जो A और B है वो सेट A में बिलोंग करेंगे, जो सेट आपको दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि A का संबंध B से है तो B का A से होना चाहिए और A B कहाँ पे बिलोंग करेंगे, जो आपको सेट दिया हुआ है A उसमें। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि A कॉमा B अगर रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो B कॉमा A भी उस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो अगर हम कहेंगे A कॉमा B है तो B कॉमा A भी उस संबंध में होना चाहिए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। जो पहला आपको रिलेशन दिया गया है इसमें आप देखें कि 1 का संबंध 2 से है। अगर आप इसको मैप में देखना चाहें देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया सेट A, यहाँ भी लिया सेट A। इसमें कितने अवयव हैं? 3 हैं, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 है। आप देखिए संबंध क्या दिया है, 1 का 2 से, तो 1 का संबंध किससे है? 2 से है। और 2 का संबंध किससे दिया है? 1 से। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप देखें ये वाली जो कंडीशन है, जो सम्मित संबंध का जो शर्त है वो पूर्ण है, इसलिए कहेंगे ये क्या है? सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब यहाँ पे देखें आप दूसरा, आप अगर देखें तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हमें दिया क्या है? 1 का संबंध 2 से है। तो यदि 1 का संबंध 2 से है, ये शर्त है, तो हम कहेंगे कि 2 का 1 से जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का 1 से भी है। 1 का संबंध 1 से है तो 1 का 1 से है ही।
2 का संबंध 2 से है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 का 2 से यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे भी आप देखें 1 का संबंध 2 से है तो 2 का 1 से है यहाँ पे, तो हम कहेंगे इसलिए ये भी क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब हम बात करेंगे स्वातुल्य की। तो क्या ये संबंध स्वातुल्य होगा? तो स्वातुल्य में मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। यहाँ पे बताओ अवयव कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 1 और 2 ये 2 ही अवयव हैं जिनका संबंध है, 3 का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, तो हम कहेंगे ये स्वातुल्य नहीं होगा, और स्वातुल्य नहीं होगा तत्सम की कोई बात ही हम नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई, तो R2 एक सम्मित संबंध होगा। अब हम बात करेंगे R3 पर। तो आप देखिए R3 की अगर हम बात करें तो R3 में आप देखिए 1 है, यहाँ पे अगर इसका मैपिंग भी हम करें तो कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें संबंध दिया हुआ है 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध 3 से है। 3 का संबंध कहाँ से, 3 से। भाषा क्या कहती है, यदि A R B तो हमारे पास क्या होना चाहिए, B R A होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1 R 1 लिखते हैं तो बताइए इसको हम उल्टा करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये बताओ इसमें विद्यमान है कि नहीं है? बिल्कुल विद्यमान है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 2 का संबंध 2 से है और इसको आप बदल देंगे तब भी क्या आएगा, 2 का संबंध 2 से, तो आप ये देखिए यहाँ मौजूद है, 3 का संबंध 3 से भी है, तो ये एक सम्मित संबंध ये भी होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, सम्मित संबंध है। साथ ही आप देखें क्या ये स्वातुल्य होगा, तो आप देखिए स्वातुल्य में हमने क्या सिखाया था कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो 1 2 3। आप यहाँ देखें तीनों का संबंध स्वयं से है कि नहीं है, 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये स्वातुल्य भी है। और बात करें तत्समक में प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं से होना चाहिए। इसका मतलब 1 का संबंध 1 से हो और किसी से ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए 1 का संबंध 1 से और किसी से नहीं है, 2 का संबंध 2 से और किसी से नहीं है, 3 का संबंध 3 से और किसी से नहीं है, तो हम कहेंगे ये तत्समक भी है। तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं जो आपका तीसरा रिलेशन है, जो आपका तीसरा संबंध है वो सम्मित भी है, स्वातुल्य भी हो, तत्समक भी। आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं सम्मित संबंध पर। तो यहाँ पे आप देखें हमने पहला सवाल लिया है x का संबंध y से इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, तो और यहाँ पे x और y किसको बिलोंग करते हैं, प्राकृतिक संख्या को। फॉर ऑल x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देखें हम पता करना चाहते हैं कि ये सम्मित संबंध होगा या नहीं। उसका क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास एक संबंध दिया है x का y में, जो संबंध इस प्रकार है x बड़ा है y से। हम करते क्या है, यहाँ पर जब भी हमें सम्मित संबंध का पता करना होगा तो हम करेंगे क्या, x के स्थान पर हम y लिख देंगे और y के स्थान पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। मतलब हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। और चूंकि हम जानते हैं अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए, तब वो जाकर सम्मित संबंध होगा। तो आइए हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x को रखेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पे y और y के स्थान पे x रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो क्या ये सही है, आप यहाँ पे आप देखें, अगर हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाएं फिर आप बताइए क्या ये सही है। मैं यहाँ लिखता हूँ x और y कोई प्राकृतिक संख्या है, मैं लिखता हूँ कि 4 बड़ा है 3 से, तो मैंने x के स्थान पर क्या लिया है, आप देखिए 4 और y के स्थान पे क्या लिया, 3। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर 4 है, y बराबर कितना है, 3। अब आप ये बिल्कुल संबंध हमें मालूम है, बिल्कुल सही है। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, y के स्थान पे क्या है 3, x के स्थान पे क्या है 4, अब यही चिन्ह लगा दीजिए। क्या ये कथन सही है, क्या 3 4 से बड़ा है? हम जानते हैं अगर प्राकृतिक संख्या हमने कोई ली है, अगर वो एक दूसरे से बड़ी है तो हम कहेंगे इसका उल्टा कभी भी सत्य नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा। तो हम कहेंगे फॉर ऑल लिख सकते हैं आप, फॉर ऑल x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या के लिए कभी सत्य नहीं होगा, नहीं है तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर
नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये सममित संबंध नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही सेम सवाल किया था और हमने आपसे कहा था कि ये स्वातुल्य है कि नहीं, तो उसका भी रिजल्ट क्या आया था, स्वातुल्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमने यहाँ लिखा है दो रेखा में संबंध इस प्रकार है कि पहली जो रेखा है L1 वो दूसरी रेखा L2 के कैसी है, लंबवत है। और L1 L2 किसको बिलोंग करते हैं, रेखाओं के समुच्चय को बिलोंग करते हैं। तो हमें अगर ध्यान देना, अगर हमें सममित का पता करना है तो हम ये पता करेंगे कि L1 का संबंध यदि L2 से है तो इसका उल्टा L2 का संबंध L1 से होना चाहिए। आइए इसका पता करते हैं। उसका तरीका हमने क्या बताया, L1 के स्थान पे L2, L2 के स्थान पे L1 रख दीजिए। तो यहाँ पे बताया L1 के स्थान पे हम क्या कर देंगे L2 और L2 के स्थान पे कर देंगे L1। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L1 के स्थान पे L2 और L2 के स्थान पर L1, ये बन गया। बताइए हमें जरा क्या ये सही है, आप बताइए। हमारे पास ये एक रेखा L1, ये दूसरी रेखा L2, दोनों आपस में लंबवत। हम कहेंगे कि L1 रेखा L2 पर क्या है, लंब है। तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं है, बिल्कुल है। अगर दो रेखाएं, हम कहते हैं एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो सही है। तो हम कहेंगे अतः हम क्या कहेंगे, यह संबंध सममित संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। क्या ये स्वातुल्य होगा, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये संबंध स्वातुल्य नहीं होगा। आइए हम देखते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कोई 3 अवयव हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं एक समुच्चय में A में। तो माना A, B, C बिलोंग टू सेट A। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A का संबंध किससे है, B से है, तथा यहाँ पे लगा दीजिएगा यदि A का संबंध B से है तथा B का संबंध C से है, तो हम कहेंगे A का संबंध C से होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर मैं लिखता हूँ A का संबंध B से है और फिर B का संबंध C से है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, A का संबंध C से। तो यहाँ पे आप देखें B से B हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। ये हमारा कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध। आइए हम इस पे कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 2 से है, बिल्कुल। तो यहाँ ये हम कहेंगे 1, 2 बिल्कुल है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1, 2 बिलोंग रिलेशन। और यहाँ पे आप देखें 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन। फिर यहाँ पे बताओ 2, 3 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देखिए 2 से 2 आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से बताइए, ये दोनों को देख के बताइए, यहाँ से मुझे 1 का संबंध 3 से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये संबंध हमें मिलना चाहिए इस रिलेशन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संबंध मौजूद है, इसलिए ये संबंध हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। 1 का संबंध 2 से है और हम कहेंगे 1, 2 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। साथ ही आपको क्या दिया गया है कि 2 का संबंध किससे, 1 से। तो यदि ऐसा है तो आप बताइए, अगर ये दोनों हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 का संबंध 1 से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 1, 1 है, नहीं, ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। हम लिखेंगे इसलिए यह संबंध हम कहेंगे संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आई बात समझ में। अब आइए हम तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट संबंध देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं
वहां पे हमने क्या देखा है कि मांग यहाँ पे क्या है। यदि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, यदि ऐसी मांग है तो हम कहेंगे कि 1 का 3 से होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले तो ये मांग पूरी होनी चाहिए कि 1 का संबंध 2 से लेके आओ, फिर 2 का संबंध 3 से लेके आओ। ये मांग अगर पूरी होगी तब जाकर 1 का संबंध 3 से हो पाएगा। तो पहले तो ये मांग पूरी होनी चाहिए। ऐसे भी यहाँ पे देखिए 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से लेके आओ, मांग पहले पूरी हो, फिर हम देखेंगे कि 1 का 1 से संबंध होना चाहिए। यदि होगा तो संक्रामक हो, यदि नहीं होगा तो वो संक्रामक नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे वही हम सेम बात देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, यहाँ तो मांग ही नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे मांग ही नहीं है। यदि कोई मांग ही नहीं है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि तब भी ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ लिखेंगे यदि प्रश्न में कोई मांग ना हो तो संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि या तो जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, या तो मांग पूरी हो या तो कोई मांग ही ना हो। मांग पूरी कैसे होगी, मैंने आपको सिखाया। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, तो यहाँ से 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। ये मांग पूरी होनी चाहिए या फिर कोई मांग ही नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, इस रूप में आप देख सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, या तो मांग पूरी हो या तो मांग हो ही ना, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, संक्रामक होगा। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में। आज हमने आपको पढ़ाया तत्समक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तुल्यता संबंध की। तो तुल्यता संबंध होता क्या है, आप चाहे लिख भी सकते हैं। कोई भी संबंध यदि स्वातुल्य है, सम्मित है, साथ ही वो संक्रामक भी है, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आज आप यहाँ तक ही पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको तुल्यता संबंध पढ़ाने के बाद बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कमेंट करना ना भूलें।